कुछ वीर पुरुष, कुछ नेता ऐसे भी थे जिनके लिए आज हम स्वतंत्र पाए हैं। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था, शायद वो ना होते तो आज हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र भी ना हो पाते। आज हम उस वीर पुरुष के बारे में जानेंगे जिनको किसानों का सरदार भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हम जानेंगे। स्वतंत्र भारत को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधने वाले वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई करमसद के निवासी थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति तथा देशभक्ति से ओतप्रोत एक मध्यम वर्गीय किसान थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनकी माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली एक सरल एवं कर्मठ महिला थी। उन्होंने किशोर वल्लभ में स्वावलंबन, परिश्रम तथा आत्म संयम के गुणों को कूट कूट कर भरा था। 17 वर्ष की आयु तक वल्लभ अपने पिता के साथ रहे। वे उनके साथ खेतों में जाते थे, महीने में 2 बार उपवास रखते थे तथा उन्होंने गांव के स्थानीय स्कूल में अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आगे अध्ययन के लिए वल्लभ भाई नाडियाड चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 1897 में नाडियाड हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र के रूप में वल्लभ भाई पहले ही अपने लिए वकालत के व्यवसाय का मन बना चुके थे, किंतु चूंकि वह विश्वविद्यालय के शिक्षा के व्यय को वहन करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने प्रारंभ में डिस्ट्रिक्ट प्लीडर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय प्लीडर की परीक्षा शीघ्र ही उत्तीर्ण कर ली और जिला न्यायालय में प्लीडर के रूप में अपनी वकालत आरंभ कर दी। इस दौरान जब वल्लभ अपनी किशोरावस्था में ही थे, उनके माता पिता ने जावेर भाई के साथ उनका विवाह पक्का कर दिया। उनकी गहरी समझबूझ, निर्भीकता, दूरदृष्टि, शांत प्रकृति और मानव स्वभाव की समझ ने उन्हें अपने व्यवसाय में पर्याप्त सहायता प्रदान की। वर्ष 1908 के आखिरी दिनों में वल्लभ भाई की पत्नी बीमार पड़ गई और एक अपरिहार्य सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उन्हें बंबई ले जाना पड़ा। तथापि ऑपरेशन के पश्चात सन 1909 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय श्री वल्लभ भाई की उम्र केवल 33 वर्ष थी और उस समय उनके 2 बच्चे थे, मणिबेन नामक पुत्री जिसका जन्म अप्रैल 1904 में हुआ था तथा दहिया भाई नामक पुत्र जिसका जन्म नवंबर 1905 में हुआ था। वल्लभ भाई कानून की आगे की पढ़ाई करने के लिए 1910 में इंग्लैंड चले गए। मिडिल टेम्पल से उन्होंने रोमन लॉ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पुनः जून 1912 में अंतिम परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। मिडिल टेम्पल में अपना अध्ययन सत्र पूरा करने के पश्चात वल्लभ भाई को नए बैरिस्टर पंजीकरण समारोह में सम्मानित किया गया और विशेष योग्यता सहित अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उनका नाम मेधावी छात्रों की तालिका में दर्ज किया गया। दिनांक 13 फरवरी 1913 को भारत पहुंचने पर वल्लभ भाई का एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद में बैरिस्टर के रूप में वकालत का पेशा चुना। वकील के रूप में भी वल्लभ भाई ने बड़ी निर्भीकता का परिचय दिया।
वल्लभ भाई 1919 के अंत तक वकालत के व्यवसाय में सक्रिय रहे और इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक व्यस्त होते चले गए। अहमदाबाद के नगर प्रशासन के कारण वल्लभ भाई का ध्यान पहली बार सार्वजनिक कार्य की ओर आकर्षित हुआ। अहमदाबाद का पहला आयुक्त मी सिलिडी एक अक्कड़ तथा जिद्दी किस्म का आदमी था। आयुक्त के कुप्रशासन के परिणाम स्वरूप अहमदाबाद की जनता में असंतोष फैल गई। उस स्थिति में सुधार करने के लिए एक प्रभावशाली एवं समर्थ व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी। अंततः वल्लभ भाई ने स्वयं नगर परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए वह निर्विरोध चुन लिए गए। वल्लभ भाई ने नगर पालिका के अधिकारियों की अक्षमता और उदासीनता के विरुद्ध संघर्ष किया और इस प्रकार धीरे धीरे स्थानीय प्रशासन को नगर के निवासियों के लिए सक्षम एवं उनकी जरूरतें पूरा करने वाला बना दिया। गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, जहां भारी वर्षा होने के कारण किसान अपनी भूमि से एक वर्ष तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके और उनकी फसलें वर्षा में बह गई। ब्रिटिश सरकार, जिसका किसानों के प्रति रवैया बड़ा सख्त था, ने हमेशा की तरह किसानों की दुर्दशा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि वह उन पर पड़ी विपत्ति के बावजूद उनसे हर हाल में भू राजस्व वसूल करना चाहती थी। वल्लभ भाई ने इस कार्य में अपनी सेवाएं अर्पित की और गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन शुरू किया, जिसने सत्याग्रह का रूप ले लिया। इसके अंतर्गत एक ओर तो उन्होंने कर देने से मना किया तथा दूसरी ओर अधिकारियों से किसानों की दुर्दशा पर विचार करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने, उन्हें परेशान न करने का अनुरोध किया। सत्ता के साथ लंबे अरसे तक संघर्ष करने के बाद अंततः यह अभियान सफल हुआ और खेड़ा जिले के कलेक्टर ने किसानों को तंग न करने और उन्हें राहत देने के गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही वल्लभ भाई ने अपना सारा ध्यान जनसेवा में लगाने का प्रण लिया और गांधी जी की सलाह पर अपनी पश्चिमी शैली के कपड़ों का भी त्याग कर दिया। वर्ष 1919 में जब रौलट एक्ट पारित किया गया तो वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद शहर इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े जुलूस निकले गए और हिंद, स्वराज और सर्वोदय जैसी पत्रिकाएं खुलेआम बेची गई। सत्याग्रह बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। अव्यवस्था के दौरान कई लोगों को बिना किसी कारण नजरबंद कर दिया गया। वल्लभ भाई ने उनकी पैरवी की और उन्हें छुड़वाया। सरकार जनता की स्वतंत्रता की मांग का हर संभव तरीके से दमन कर रही थी। इसके बदले में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित असहयोग की बात कही। दिनांक 11 जुलाई 1920 को वल्लभ भाई के कहने पर गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। वर्ष 1921 में वह नवगठित गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। चौरी चौरा कांड और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और उनकी गिरफ्तारी के बाद जहां तक गुजरात का संबंध था, वहां के कार्य की जिम्मेदारी वल्लभ भाई के कंधों पर आ पड़ा। वल्लभ भाई ने इस बारे में दृढ़ संकल्प लिया कि गुजरात में गांधी जी के कार्यक्रम को चलाया जाएगा। उन्होंने 10 लाख रुपए एकत्र करके गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। वर्ष 1922-23 और उसके बाद सार्वजनिक स्थलों पर यूनियन जैक के स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रश्न को महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि तत्कालीन सरकार इसकी अनुमति नहीं देती थी। सरकार के इस आदेश के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया। सरकार ने झंडों को जब्त करना शुरू कर दिया और कई नेताओं को जेल में ठूंस दिया।
देश में राष्ट्रीय झंडे को सम्मान का दर्जा दिलवाने के संघर्ष का केंद्र नागपुर था। वल्लभ भाई राष्ट्रीय जुलूस में भाग लेने और गिरफ्तार होने के लिए गुजरात से स्वयंसेवकों को भेज रहे थे। अंत में वह संघर्ष का नेतृत्व करने स्वयं नागपुर गए, परंतु आंदोलन जोर पकड़ता गया। अंततः सरकार ने समझौता कर लिया और वल्लभ भाई ने स्थानीय सरकार के गृह सदस्य से सिविल लाइन्स से बिना किसी प्रतिबंध के एक झंडा जुलूस निकालने की अनुमति पाने के लिए एक अवसर का उपयोग किया। झंडा आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति भी रिहा कराए जाने थे। इस प्रकार यह आंदोलन राष्ट्रहित में समाप्त हुआ और वल्लभ भाई विजयी रहे। वर्ष 1927 में बारदोली में जमीन के लगान का समय समय पर पुनर्निर्धारण करने के कारण संकट पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा दरों में 30% की मनमानी वृद्धि की गई। जमीन के लगान में की गई अचानक वृद्धि से किसानों को भारी आघात पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, अतः वे वल्लभ भाई के पास जा पहुंचे। वल्लभ भाई बारदोली पहुंचे और सरकार के लगान वृद्धि के अन्यायपूर्ण निर्णय का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जारी रखने के लिए आधार तैयार किया। सरकार ने बढ़ी हुई लगान दर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बारदोली के लोग अनुशासित तथा एकजुट थे, अतः सरकार के लिए उनकी संपत्तियां जब्त करने तथा न्यायिक जांच के ऐसे अन्य कार्य करने के आदेशों को लागू करना एक कठिन काम बन गया। सशक्त सरकार के विरुद्ध कृषकों की इस अनूठी विजय ने समस्त देशवासियों में अहिंसात्मक सत्याग्रह की क्षमता के प्रति एक नया विश्वास भर दिया। इस घटना के बाद से वल्लभ भाई को कृषकों का सरदार कहा जाने लगा और लोगों द्वारा उन्हें दी गई यह उपाधि स्थायी रूप से उनके नाम के साथ जुड़ गई। बारदोली में सरदार की उपलब्धि ने उन्हें गांधी जी के बाद दूसरे नंबर का अखिल भारतीय स्तर का नेता बना दिया। उन्होंने अब गुजरात से बाहर बृहत्तर विषयों पर ध्यान देना आरंभ किया। मार्च 1929 में सरदार ने काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। दिसंबर 1929 में उन्हें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी गई, किंतु सरदार ने पूर्ण स्वराज के प्राप्ति के लिए काम करने की बात कहकर इसे विनम्रता से टाल दिया। वर्ष 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ होने से पूर्व सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। अगस्त 1930 में उन्हें दोबारा 3 माह की जेल हुई, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद दिसंबर में उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वर्ष 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ और सरदार पटेल उसके अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1932 से मई 1933 तक येरवड़ा जेल में अपने कारावास के दौरान उन्होंने अपना समय गांधी जी के साथ बिताया। इस दौरान सरदार ने चाय पीना और धूम्रपान करना छोड़ दिया तथा गीता का अध्ययन किया। इसी विषम काल में उनकी माता लाडबाई और बड़े भाई विठल भाई का देहांत हो गया। उन्हें सन 1934 में अस्वस्थता के कारण बिना शर्त रिहा किया गया। सन 1937 में सरदार ने प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस 11 में से 7 प्रांतों में सत्ता में आई। जब भारत को उसकी सहमति के बगैर अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया तो मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया और सरदार पटेल को फिर कारागार जाना पड़ा, जहां से उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण पुनः 20 अगस्त 1941 को रिहा कर दिया गया। सन 1942 में उन्होंने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स से बात किया, जो असफल रही।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नेता होने के कारण सरदार पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1945 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने 1946 में केंद्र में सत्ता संभाली। सरदार पटेल को अंतरिम सरकार का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दिनांक 2 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। वर्ष 1947 और 1950 के मध्य उन्होंने गृह मंत्रालय और रियासत मंत्रालय का कार्यभार, जो चुनौतियों से भरा था, उत्कृष्ट और अद्वितीय ढंग से संभाला। सरदार पटेल द्वारा देश के लिए किए गए महानतम कार्यों में से एक कार्य देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करना है, जो उन्होंने कारगर ढंग से किया। उन्होंने लगभग 600 देशी रियासतों का अत्यंत सफलतापूर्वक और बहुत अल्प अवधि में भारत में विलय कराया। यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत को अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति से उबारकर संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। वास्तव में उन्होंने भारत को एक करने का महान कार्य किया। भारत माता के इस महान और विराट व्यक्तित्व के धनी सपूत को 15 दिसंबर 1950 को नियति के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। भारत ने स्वतंत्र भारत के 3 निर्माताओं में से एक इस महान नेता को खो दिया। संपूर्ण राष्ट्र शोकाकुल हो गया। धन्यवाद।